आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन एवं प्रविधियाँ। वस्तुनिष्ठता के बारे में हमने 3 वीडियो पहले बनाए और 3 वीडियो में जो हमने देखा था वस्तुनिष्ठता का अर्थ, वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता का महत्व क्या है, फिर वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में कठिनाई क्या है, और आज इस वस्तुनिष्ठता के भाग 4 में हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन क्या हो सकते हैं। यानी एक अनुसंधानकर्ता को वस्तुनिष्ठ अध्ययन बनाए रखने में क्या क्या वो साधनों का प्रयोग कर सकता है, किन किन प्रविधियों का प्रयोग कर सकता है, जिससे अपने सामाजिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहे। अभी तक हमने देखा कि वस्तुनिष्ठता सामाजिक विज्ञानों में बनाए रखने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है कि वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता बनाए रखने में सबसे बड़ा उसका जो हम कह सकते हैं कि कठिनाई यह आती है कि सामाजिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु है, जो इसकी कह सकते हैं सामाजिक घटनाएं हैं, बड़ी जटिल प्रकृति की हैं। विषय वस्तु का जहाँ तक सवाल है वो विचारशील है, वो मननशील है, वह गतिशील है, वो परिवर्तनशील है। आज कुछ है तो कल कुछ है। व्यक्ति आज कुछ कहता है लेकिन कल उस पर वह बदल जाता है। वही हम प्राकृतिक विज्ञानों की जहाँ बात करते हैं, वहाँ विषय वस्तु जो है वो एकदम स्थिर है। जैसा आज है वैसा कल रहेगी और हजारों सालों बाद भी वही रहेगी। उसमें गुण और विशेषता वही की वही रहेंगी। जबकि यहाँ मानव समाज, मानव व्यवहार, मानव का जब अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पल पल में उसमें विविधता आती रहती है, परिवर्तन आता रहता है। इसके कारण यहाँ अनुसंधानकर्ता जो है वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में बड़ा कठिनाई महसूस करता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण इसमें यह भी है कि यहाँ अनुसंधानकर्ता उस समाज का एक अभिन्न अंग है कि जिसका वो अध्ययन करता है। किसी जाति का अध्ययन करता है, किसी धर्म का अध्ययन करता है, किसी समाज विशेष का अध्ययन करता है, तो वो उनसे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। और भावनात्मक रूप से जुड़ा होने के कारण उसमें उसके प्रति कहीं न कहीं अच्छाइयाँ और बुराई उसके दिमाग में पूर्वाग्रह कर लेती हैं। और उन पूर्वाग्रहों के आधार पर वो जब अध्ययन करता है, तथ्यों को संकलित करता है, अपने निष्कर्ष निकालता है, तो फिर वहाँ वस्तुनिष्ठता बनाए रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना बिल्कुल ही असंभव है। ऐसा भी नहीं है। जहाँ अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता ने ये निश्चित कर लिया कि मुझे वस्तुनिष्ठ रहकर ही अध्ययन करना है, निष्पक्ष रहकर अध्ययन करना है, बिना पूर्वाग्रहों के अध्ययन करना है, तो यहाँ सामाजिक विज्ञानों में भी हम प्राकृतिक विज्ञानों की भांति तो नहीं, उससे कहीं थोड़ी बहुत कमतर वस्तुनिष्ठता यहाँ हम बनाए रख सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के यहाँ कुछ बिंदु हमारे सामने हैं और उन बिंदुओं के माध्यम से हम कह सकते हैं या स्पष्ट कर सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में भी वस्तुनिष्ठता को बनाए रखा जा सकता है। जिसमें पहले बिंदु के रूप में पारिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का मानकीकरण। इसका यह तात्पर्य यह है कि अनुसंधानकर्ता अध्ययन कार्य से पहले जो भी अध्ययन से संबंधित उसमें इकाइयों को जो शामिल किया गया है उनको परिभाषित कर ले, उनका मानकीकरण कर ले। क्योंकि सामान्यतः होता ये है कि हमारे सामाजिक क्षेत्र में या समाज में एक आम बोलचाल की भाषा में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ समाजशास्त्रीय दृष्टि से काफ़ी भिन्न होता है। जबकि उनका अर्थ एक ही जब लगा लिया जाए तो वहाँ फिर वस्तुनिष्ठता बनाए रखना संभव नहीं होता है। यहाँ हम एक उदाहरण दे सकते हैं
कि जिस प्रकार से हम यहाँ समाज को देखते हैं, समाज की परिभाषा को देखते हैं, समाज का अर्थ को देखते हैं, तो यहाँ समाज शास्त्रीय दृष्टि से यदि हम समाज का अर्थ देखें तो वो भिन्न है, और वहीं आम बोलचाल की भाषा में हम समाज का अर्थ देखें तो वो भिन्न प्रकार का हमारे सामने आता है। तो ये जो चीज़ हैं ये वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में बड़ी कठिनाई पैदा कर देती हैं। तो अध्ययनकर्ता को यह आवश्यक होता है कि उसकी जो भी इकाइयाँ हैं, जो भी उनकी शब्दावली है, उन शब्दावली को वो परिभाषित कर दें, उनका मानकीकरण कर दें, जिससे तथ्य संकलनकर्ताओं को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वह यानी सभी तथ्य संकलनकर्ता उनका एक ही अर्थ लगाएंगे, और एक ही अर्थ लगाएंगे तो एक जैसे ही तथ्यों को संकलित करेंगे, तो वहाँ वस्तुनिष्ठता को बनाए रखे जा सकता है। दूसरे बिंदु के रूप में देव निदर्शन के उपयोग को प्रधानता, एक ये भी बहुत तो कह सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन कार्य को प्रारंभ करता है, और अध्ययन कार्य को प्रारंभ करने से पहले यानी अध्ययन कार्य करते समय जब उसको ये आवश्यकता होती है कि मेरे अध्ययन क्षेत्र में जो बहुत सारी इकाइयों का, बहुत सारे उत्तरदाताओं का जो समग्र है, उनमें से वह किस तरीके से कुछ इकाइयों को चुने। तो यहाँ बताया गया है कि वह जब देव निदर्शन का प्रयोग करे तो वहाँ वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में वो सफल होता है, क्योंकि देव निदर्शन एक वो विधि है, एक वो प्रविधि है जिसके माध्यम से जब वो इकाइयों का चयन करता है तो वहाँ समग्र की हर इकाई को उसमें चुनने का अवसर मिलता है। उदाहरण से हम जब लॉटरी के माध्यम से किसी का चुनाव करते हैं तो वहाँ समग्र की जितनी भी इकाइयाँ हैं सभी इकाई को उसमें चुनने का समान अवसर मिलता है। तो जब यहाँ समान अवसर मिलता है सभी को, तो यहाँ अध्ययनकर्ता की कोई रुचि अरुचि यहाँ शामिल नहीं हो पाती है, यहाँ पक्षपात उसका शामिल नहीं हो पाता है, कोई राग द्वेष शामिल नहीं हो पाता है। जब ये चीज़ें अध्ययन से दूर रहेंगी या इकाइयों के चुनाव से दूर रहेंगी तो निश्चित है कि उस अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके माध्यम से यहाँ वस्तुनिष्ठता को बनाए रखा जा सकता है। तीसरे बिंदु के रूप में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर कम से कम निर्भरता, एक ये भी बिंदु सामने आता है कि अध्ययनकर्ता को यदि अपने अध्ययन में अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने का प्रयास करेगा तो वहाँ उसको क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर कम से कम निर्भरता उसको रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक अनुसंधानकर्ता पक्षपात रहित, पूर्वाग्रहों से रहित, अपनी रुचि अनुरुचि से रहित होकर जब तथ्यों का संकलन करेगा और उन तथ्यों के आधार पर वो एक निष्कर्ष निकालेगा तो वहाँ जो निष्कर्ष होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। वहीं जब हम क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को यानी बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देते हैं और स्वतंत्र छोड़ने के कारण वे मनमानी तरीके से तथ्यों का संकलन करते हैं, मनमानी तरीके से वो अपना अर्थ लगाते हैं और उसके आधार पर जब वो तथ्यों को इकट्ठा करते हैं तो वो तथ्य जो होते हैं या उनके द्वारा निकाला गया जो निष्कर्ष होता है वो वस्तुनिष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र कर दिया गया, उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया और नियंत्रण नहीं रखने के कारण उन्होंने मनमर्जी अर्थ लगाए, मनमर्जी तथ्यों को संकलन किया और मनमर्जी तथ्य जब संकलन हमारे पास होकर आए और उनके आधार पर हमने जब निष्कर्ष निकाला तो वहाँ वस्तुनिष्ठता की जगह व्यक्तिनिष्ठता उसमें शामिल हो जाती है। तो एक ये कहा जाता है कि अनुसंधानकर्ता को अपने आप को तो निष्पक्ष रखना ही है और अपने आप को निष्पक्ष रखते हुए वह क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो भी हैं उन पर नियंत्रण रखे, उन पर नियंत्रण रखकर जब काम कराए तो वहाँ वस्तुनिष्ठता बनी रहेगी। अगले के बिंदु के रूप में यह है कि प्रश्नावली और अनुसूची का प्रयोग किया जाए, यानी प्रश्नावली और अनुसूची दो तथ्य इकट्ठे करने की प्रविधियां हैं जिनको वैज्ञानिक प्रविधियां माना जाता है। तो जब इनके माध्यम से वो तथ्यों को इकट्ठा करता है तो यहाँ वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रश्नावली और अनुसूची वो प्रश्नों की सूची होती हैं, वह प्रश्नों की एक हम कह सकते हैं प्रश्नमाला होती है जिनमें प्रश्न जो होते हैं पूर्व निर्धारित होते हैं और पूर्व निर्धारित जब प्रश्न होंगे उन्हीं के आधार पर
अनुसंधानकर्ता जो होगा वो तथ्यों को इकट्ठा करेगा, वो उसमें यानी कुछ प्रश्नों को न तो निकाल सकता है न जोड़ सकता है, तो यहाँ उसकी रुचि अरुचि इसमें शामिल नहीं हो पाती है। और जब रुचि और अरुचि उसकी शामिल नहीं होगी तो वहाँ जो भी प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से जो तथ्य इकट्ठे होकर आएंगे, संकलित होकर आएंगे, वह भी निष्पक्ष होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। और जब उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के तथ्यों के आधार पर जब निष्कर्ष निकाला जाएगा तो वो निष्कर्ष भी हमारा वस्तुनिष्ठ होगा। तो ये भी एक बहुत कह सकते हैं कि कारगर हमारा साधन है, एक कारगर प्रविधि है कि हम इनके माध्यम से जब तथ्यों को इकट्ठा करें तो वहाँ वस्तुनिष्ठता को बनाए रखा जा सकता है। अगले बिंदु के रूप में अनुसंधानकर्ता यांत्रिक साधनों का प्रयोग अधिक से अधिक करे। एक ये भी वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है कि जब अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता किसी भी समाज का अध्ययन करता है, किसी भी जाति का अध्ययन करता है या किसी समस्या का अध्ययन करता है, तो वो तथ्य इकट्ठा करने में, तथ्य को संकलित करने में वो अधिक से अधिक यांत्रिक साधनों का प्रयोग करे, जिसमें टेप रिकॉर्डर है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफ्स हैं। इनके माध्यम से जब वो तथ्यों को इकट्ठा करेगा, उत्तरदाताओं से रूबरू होगा, तो जब उत्तरदाताओं से रूबरू होगा तो उसमें वह सभी वास्तविक तथ्य उसके सामने आएंगे जो वहाँ घटना के पास मौजूद हैं। उसमें भी अध्ययनकर्ता कोई अपनी रुचि अरुचि उसमें शामिल नहीं कर पाएगा, और जब रुचि अरुचि शामिल नहीं कर पाएगा तो वो जो तथ्य होंगे वो निष्पक्ष होंगे, और निष्पक्ष तथ्य होंगे तो वस्तुनिष्ठ भी होंगे, और वस्तुनिष्ठ होंगे तो उनसे प्राप्त जो निष्कर्ष होगा वह भी वस्तुनिष्ठ होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है कि अध्ययनकर्ता को अधिक से अधिक यांत्रिक साधनों का प्रयोग करे, जिससे वह वास्तविक तथ्यों को संकलित कर पाए। संकलित करने के साथ साथ वह अपनी रुचि अरुचि से दूर रहे, अपने पूर्वाग्रहों से दूर रहेगा। वह उसमें अपनी रुचि अरुचि, अच्छाई बुराई उसमें शामिल नहीं कर पाएगा, और जब ये नहीं कर पाएगा तो वहाँ वस्तुनिष्ठता बनी रहेगी, क्योंकि वस्तुनिष्ठता का ह्रास वहीं होता है जब अनुसंधानकर्ता की उसमें रुचि अरुचि, राग द्वेष और उचित और अनुचित और पूर्वाग्रह जब उसमें शामिल हो जाते हैं, वहीं वस्तुनिष्ठता का ह्रास होता है और व्यक्तिनिष्ठता अपने को उसमें शामिल कर लेती है। छठे बिंदु के रूप में यहाँ यानी एक कहा गया है कि अनुसंधानकर्ता को या अध्ययनकर्ता को प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग करना चाहिए। प्रयोगात्मक पद्धति से यहाँ तात्पर्य यह है कि जब अनुसंधानकर्ता इस प्रकार का जब कोई अध्ययन करे तो जहाँ तक इसको प्रयोगात्मक पद्धति का वो प्रयोग करे। इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि दो समान समूहों का चुनाव कर लिया जाता है। इनमें से एक को तो नियंत्रित कर दिया जाता है तथा दूसरे को प्रयोग समूह के रूप में रखा जाता है। नियंत्रित समूह में किसी भी प्रकार का वो यहाँ परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया जाता, जबकि प्रयोगात्मक जो समूह है उसमें किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। और जहाँ प्रयोगात्मक समूह में एक कारक के प्रभाव को देखा जाता है, उसके बाद नियंत्रित व प्रयोगात्मक समूह की एक दूसरे से तुलना की जाती है कि हमने जो प्रयोग ये परिवर्तन लाने का हमने प्रयास किया था, जिस कारक के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास किया था, उसके द्वारा उसमें परिवर्तन आया या नहीं आया। यहाँ हम दोनों समूह की तुलना करेंगे, और यदि तुलना के आधार पर प्रयोगात्मक समूह में कोई अंतर पाया जाता है तो इस स्पष्ट ये हो जाता है कि यह परिवर्तन जो आया है वह अमुक कारण का प्रभाव है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने में हम प्रयोगात्मक पद्धति का जब प्रयोग करें तो वहाँ व्यक्तिनिष्ठता दूर रहती है और वहाँ वस्तुनिष्ठता का प्रयोग ज़्यादा होता है, समावेश ज़्यादा हो जाता है। अगले बिंदु के रूप में हम यहाँ देखते हैं कि वह है समूह अनुसंधान पद्धति का प्रयोग। समूह अनुसंधान पद्धति से यहाँ तात्पर्य ये है कि पक्षपात, मिथ्या झुकाव व व्यक्तिनिष्ठता को कम करना या समाप्त करने की दृष्टि से सामूहिक अनुसंधान पद्धति का
हम कहते हैं कि विशेष महत्व होता है। इस पद्धति का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। एक सामूहिक घटना का अध्ययन अलग अलग रूप में तथा अलग अलग समय पर दो या अधिक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एक ही पद्धति को काम में लेते हुए किया जाता है। फिर सब अनुसंधानकर्ता मिलकर निष्कर्ष निकालते हैं। और द्वितीय पद्धति में क्या होता है, इसमें एक ही अध्ययनकर्ता जब दो समान क्षेत्रों में एक ही घटना का अध्ययन समान पद्धति को काम में लेते हुए करेगा, फिर वह प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर तुलना करेगा तथा यथार्थ स्थिति का पता लगाने का प्रयास करेगा। इसी अध्ययन में वस्तुतः आने की संभावना अधिक रहती है। तो जब समूह अनुसंधान पद्धति के प्रयोग जब अध्ययनकर्ता करता है, अनुसंधानकर्ता करता है, तो वहाँ भी वस्तुनिष्ठता को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन में शामिल करने का प्रयास हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ समूह के माध्यम से, यानी यहाँ कोई एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ये अध्ययन नहीं हुआ, ये समूह के द्वारा अध्ययन हुआ है। इसमें कई अध्ययनकर्ता शामिल हैं, इसके कारण यहाँ वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। अगले बिंदु के रूप में हम इसमें देखेंगे कि मिश्रित सांस्कृतिक उपागम का उपयोग। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब किसी सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित किसी घटना या समस्या का अध्ययन विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित लोग करते हैं, तो ये कार्य अधिक निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के साथ होता है। अध्ययन किए जाने वाले सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित अनुसंधानकर्ताओं में पक्षपात व मिथ्या झुकाव हो सकता है, लेकिन जब अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधानकर्ता अध्ययन कार्य करते हैं तो वस्तुनिष्ठता की पूरी संभावना रहती है। तो हम कह सकते हैं कि यह मिश्रित सांस्कृतिक जो उपागम है, यह भी वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा होता है जब कोई एक सांस्कृतिक विशेष का व्यक्ति उसी संस्कृति का जब अध्ययन करेगा तो निश्चित है अपनी संस्कृति के प्रति उसमें कुछ हो सकता है, उसमें अच्छा ही उसके दिमाग में हो, उसके पूर्वाग्रह उस संस्कृति से संबंधित हों, और जब पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर वो जो अध्ययन करेगा तो वो जो अध्ययन जो होगा वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। तो जब मिश्रित संस्कृति का हम दूसरी संस्कृति का जब अध्ययन करेंगे और हमारी संस्कृति का कोई दूसरा व्यक्ति अध्ययन करेगा तो वो वहाँ स्वाभाविक है कि उसका कोई उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, कोई उसके प्रति पूर्वाग्रह नहीं है। जब ये स्थितियाँ उनके दिमाग में नहीं है तो तथ्यों का जो संकलन होगा वो वास्तविक तथ्यों का ही संकलन होगा, और जब वास्तविक तथ्यों का संकलन होगा तो हमारा जो निष्कर्ष होगा वह भी वास्तविक होगा। तो वहाँ भी वस्तुनिष्ठता को बनाए रखा जा सकता है। और इसी आगे बिंदु है अंतर्वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना। अंतर्वैज्ञानिक पद्धति से यहाँ तात्पर्य ये लगाया जाता है कि जब विभिन्न विज्ञानों के सहयोग पर आधारित अध्ययन को सामान्यतः अंतर्वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है, और समाज विज्ञानों में परिवर्तन इस प्रकार के अध्ययनों का महत्व बढ़ाता है। आजकल हम देखते हैं या महसूस भी करते हैं कि किसी भी घटना के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण लें, अपराध है, निर्धनता है या भ्रष्टाचार है, इन समस्याओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक ये सभी उत्तरदायी होते हैं। तो जब तक इन कारकों को भली भांति हम नहीं समझ पाएंगे तब तक किसी समस्या, घटना या विषय का यथार्थ या वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि विभिन्न विज्ञानों के बीच में दिनों दिन सहयोग बढ़ता जा रहा है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि सामाजिक घटनाओं संबंधी अध्ययन अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ एवं यथार्थ होते जा रहे हैं। तो एक ये भी महत्वपूर्ण इसका बिंदु है कि अंतर्वैज्ञानिक पद्धति का यदि हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ वस्तुनिष्ठता बनी रहेगी। अन्य वैज्ञानिक का हम जब सहारा लेंगे इस अध्ययन में और हम दूसरे समूहों का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ जो है वस्तुनिष्ठता अधिक बनी रहेगी। जैसा कि हम ये तत्व जानते ही हैं और हम देखते भी हैं
कि हाँ, किसी भी घटना के पीछे या किसी समस्या के पीछे एक कारण विशेष काम नहीं करता है, उसके में अनेक कारण काम करते हैं। तो अनेक कारणों के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में उस घटना का जब हम अध्ययन करें और अन्य कह सकते हैं कि अब उसके विशेषज्ञ जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ वस्तुनिष्ठता बनी रहेगी। और अंत में हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी अनुमापों का प्रयोग किया जाए। सांख्यिकी अनुमापों के माध्यम से भी हम किसी अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को बनाए रख सकते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सामान्य विवरण के रूप में ही हम जब किसी को या समस्या को प्रस्तुत जब करते हैं तो अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता आ सकती है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छानुसार प्रस्तुत कर सकता है। तो इस कमी को जब हम दूर करना चाहें तो इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक होगा कि हम सांख्यिकीय गणनाओं एवं सांख्यिकीय अनुमापों द्वारा या उनका प्रयोग करके हम इस बुराई को इसमें दूर कर सकते हैं। सांख्यिकीय अनुमापों की सुगमता से को जांचा भी जा सकता है और इसी वजह से सामाजिक गणनाओं और सांख्यिकीय अनुमापों का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में हम आज देखते हैं कि दिनों दिन इसका बढ़ रहा है कि जहां हमने सांख्यिकीय अनुमापों का प्रयोग होगा तो वहां अध्ययनकर्ता के यानी राग द्वेष रुचि अरुचि वह उसमें शामिल नहीं कर सकता, वह तथ्यों को वहाँ तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं कर सकता और सामान्य स्तर पर वह अपने निष्कर्ष निकालेगा बिना सांख्यिक अनुमापों के प्रयोग से, तो वहाँ वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकता है, जिससे वहाँ वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है और व्यक्तिनिष्ठता का वहाँ समावेश हो जाता है। वहीं हम सांख्यिकीय पद्धतियों के आधार पर हम किसी निष्कर्ष को समाज के सामने लाते हैं तो वहाँ ज़्यादा संभव है कि वहाँ वस्तुनिष्ठता अधिक देखने को हमें मिलती है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो एक सामाजिक अध्ययन में या समाजशास्त्र के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को और अधिक बनाने का यहाँ प्रयास करते हैं और वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। तो आज वस्तुनिष्ठता वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।